अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है संजय दीक्षित जी ने, जिनका ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है, ऑथर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद। और सर आपने तो बहुत बात करते हैं आप पाकिस्तान की हमें बुला-बुला के, लेकिन आज ज़रा आपसे बात हो जाए। आप क्या अच्छा, कहेंगे अच्छा। सर? ये जी। ये ये रिवेंज है क्या? बिल्कुल सर, ये बदला लिया जा रहा है। और सर अब आप मुझे बताइए, आपकी तरफ से कहा गया कि जी जो पीओके यानी आज़ाद कश्मीर है वो लेकर रहेंगे। उसके बाद हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी ज़मीन की हिफाजत करना जानते हैं और जी। कश्मीर जाके उन्होंने ये बात की कश्मीर के विजिट पे। जो नया नया आर्मी चीफ आए हैं, नया सेटअप आया है पाकिस्तान में, कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं की जाएगी, पहले होती रही है, चले ये भी मान गए वैसी बहाने। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस सारी नई सिचुएशन को और पाकिस्तान की आर्मी क्या वाकई आपको लगता है कि बाहर रह पाएगी? पाकिस्तान की आर्मी बाहर कैसे रह सकती है? पाकिस्तान की आर्मी जिस दिन पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगी और सारी जो कमान है वो पॉलिटिशियंस के पास हो जाएगी, तो फिर जो पाकिस्तान की आर्मी का जो एग्जिस्टेंस का कारण है, जिसको बोलते हैं रेज़ों d'être, रीज़न टू बी, रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, वो ख़त्म हो जाएगा। उसको तो सही बात पूछे तो ये जो भारत की तरफ से जो बात हुई है, तो मुझे तो लगता है कहीं न कहीं इसने तो पाकिस्तान की आर्मी का जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस है, उसको और मजबूत कर दिया है। अब वो चारों तरफ जो है वो उठा-उठा के और ढोलक बजा-बजा के और ड्रम बजा-बजा के वो ये कह सकते हैं, ये देखिए, 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 ये हम ही हैं जो इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं। वो भारत ने कह दिया है कि वो हमारी ज़मीन ले लेगा। अरे भई, वो ज़मीन किसकी है पहले उसके लिए जो यूएन का रेज़ोल्यूशंस है वो देख ले तो उससे बेहतर पता चल जाता है। और उसमें तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन तो भारत की है, पाकिस्तान को खाली करना है, पाकिस्तान को खाली करे, उसके बाद फिर कश्मीर वाले जो है वो डिसाइड करें। चल, अब तो वो बात आई गई हो गई क्योंकि वो तो लैप्स ही हो गया 1957 में। वो रेज़ोल्यूशन आज की डेट में तो उसको लिस्ट भी नहीं किया जाता है यूएन रेज़ोल्यूशंस में, और वैसे भी नॉन बाइंडिंग था वो। ये सब चीज़ें जो है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ये कह के और उसके बाद फिर एक किसी सहाफ़ी ने, सहाफ़ी बोलते हैं ना पत्रकार को? जी, जी। जी, जी, जी सर, जर्नलिस्ट को जी, जी। बिल्कुल। हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो किसी सहाफ़ी ने जो है वो एक सवाल पूछ लिया कि भई वो डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का यूनानिमस रेज़ोल्यूशन है, जो कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो जो है भारत का अटूट अंग है। तो वो अटूट अंग है, इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं? वो तो यही कहेंगे ना कि भई जिस दिन हमको हुक्म हो जाएगा, एज़ अ प्रोफेशनल आर्मी, वी आर ड्यूटी बाउंड टू कैरी इट आउट, जो भी हुक्म होगा, और हम इसमें कैपेबल हैं। वो तो ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम कैपेबल नहीं हैं, हमको यदि हुक्म दे दिया जाएगा तो भी हम सोचेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कमांडर। तो इसलिए जो जवाब दिया, वो जिस तरह से सवाल पूछा गया उसका जवाब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान आर्मी को एक मौका मिल गया इस बहाने ये कहने के लिए कि भाई हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे जितनी भी पे एंड पर्क्स हैं, हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, हमारे जितने भी हमने जो भी काबिज़ कर रखे हैं कॉर्नर प्लॉट, और आगे जो भी आने वाले हैं, हमारे जितने भी सारे माल असबाब हैं, वो सब महफूज रहने चाहिए, क्योंकि कौम की हिफाजत तो हम ही कर सकते हैं, कौम को मुहाफ़िज़ तो हम ही हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसका जो है इनडायरेक्ट फ़ायदा मिल गया पाकिस्तान आर्मी को, ऐसा बिल्कुल। प्राइमा फेसी मुझको ऐसा लगता है। सर आपने कहा अटूट अंग है तो हमारे यहाँ भी तो शेरक कहा जाता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट ड्रग होती है, उसको भी काटा नहीं जा सकता। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर आपके ख्याल से अगर कश्मीर का इश्यू सॉल्व कर दिया जाए, कोई भी उसका तरीका हो, नहीं, अगर उसको तो फॉर पहले ही से एग्जाम्पल काट के रह रखा है, वो शार्क जो है आपकी, उसको तो पहले से ही काट के रख रखा है, उसको तो आज तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान का वो कैसे अटूट अंग हो सकता है?
अब वो शाहरख कैसी है, जो शाहरख जो है वो बजाय दिमाग में जाने के और पैर में जा रही है, उल्टी शाहरख है। कुछ शाहरख को कुछ अलग सा ही बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी वालों का, उसके लिए तो मैं क्या कर सकता सर ये तो खैर इमरान खान साहब की पार्टी के एक जो थे, उन्होंने खान साहब की जब टांग में गोली लगी थी तो ये कह दिया था कि हूँ। उनकी शाहरग में गोली लग गई है। लेकिन सर अगर अगर देखिए आप मेरी बात कितनी समझते सही निकली, जी, मुझे ये पता नहीं था लेकिन फिर भी मेरी बात अच्छा सही मैं निकली। समझी आपको पता है, आपने इसलिए कहा। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, अगर हम ये सॉल्व कर लें कश्मीर का इशू, जो भी रिजल्ट हो उसका फॉर एग्जांपल, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो सकेंगे? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। वो जो किताब है ना जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल एकेडमी है ना, जहाँ वो ट्रेनिंग जी। होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी तो सर। उसको मैंने पढ़े आप। आपकी किताब पढ़ी है। आपकी किताब और बाकी इंडियंस की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी बिल्कुल। नहीं, जी। उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जी। उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है। क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो अप्रेस्ड वाली थ्योरी है, वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑपरेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है, तो इसलिए वो ऑपरेसर है। इसलिए ऑपरेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे, हम्म। तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। और वो उन्होंने यही किताब पढ़ के बोला है। अब वो किताब जब तक आपके यहाँ पढ़ाई जा रही है, तब तक तो मैं यही कहूँगा कि हम कुछ भी कर दें, वो नहीं होगा, क्योंकि उनको तो कह रहा है कि साहब की ये तो दौरे खिलाफा, जो दौरे खिलाफा में हमारी जो ज़मीन थी वो हमको पूरी की पूरी काबिज कर रही है। आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये मुल्ला मौलवी ही आपको पढ़ा सकते हैं, हम लोग आपको नहीं बता सकते। ये मुल्ला मौलवी बताते हैं और पाकिस्तान आर्मी उसको उसी तरह से पैरट करती है। वो उस तरह की माइंडसेट में है। तो वो जो माइंडसेट है वो भारत को दुश्मनी जिस दिन ख़त्म कर देगा, उस दिन पाकिस्तान आर्मी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर पॉलिटिशियंस कहेंगे फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने मतलब नया एक जुगाड़ जैसे बोलते हैं ना, वो ढूंढ लिया, और वो ये कि अभी हमें अफगानिस्तान की तरफ से भी काफी टेंशन अच्छा। है, इसलिए इसलिए हम हमारी अटेंशन डाइवर्ट होके उधर चली जाएगी। हम अपनी सारी एनर्जी अब अफगानिस्तान की वहां पे टीटीपी के साथ भी लगा सकते हैं, इसलिए भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि पिछले 4 से 5 साल में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में चेंज आया है, लोग बोलने लगे हैं, बहुत से लोग नहीं, कई लोग मतलब जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा लोग बात करने लगे हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं उस पे भी बोलते हैं, जो आप लोग बात करते हैं हम उस पे भी बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग डरते थे बात करते हुए, लोग घबराते थे। लेकिन अब जबकि कहते हैं कि जी जुर्माना लगा देंगे, फाइन हो जाएगा, जेल हो जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस किस्म के लॉज भी आ रहे हैं, फिर भी लोग बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज आ रहा है? जैसे ईरान में हमने देखा कि उनको जो है वो अपनी पुलिस को हटाना पड़ा, वो जो हिजाब वगैरह के लिए उन्होंने लगा रखी थी। अब कि जब कोई हिजाब नहीं लिया हुआ तो उसको पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं, तो वहां जो चेंज आ रहा है, तो आपको लगता है ये इस्लामिक कंट्रीज में या पाकिस्तान में किसी किस्म का बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए ये इस्लामिक कंट्रीज़ में जो मैं कहूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे ईरान का भी एग्जांपल लूँ, तो ईरान का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो बेसिकली मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन था वो। लेकिन उन्होंने एज अ टैक्टिक इन मुल्ला मौलानाओं की मदद ले ली थी। आपको ध्यान होगा कि अयातुल्लाह ख़ुमैनी जो थे, वो जब शाह ईरान जो थे वो ईरान छोड़ के भाग गए, उसके बाद आए थे, और आते ही उन्होंने कब्ज़ा किया। सत्ता पे कब्ज़ा करते ही सबसे पहला यह काम ये किया कि पहले तो जितने भी कम्युनिस्ट थे उनको ख़त्म कर दिया। एक भी कम्युनिस्ट जो है
उसका नामो निशान नहीं छोड़ा वहाँ पे। जिनके सहारे उनको वो पावर मिली थी, उनको सबसे पहले हुँ, तो उनको ख़त्म किया। और अगला काम उन्होंने ये किया कि जो लेडीज़ थीं, महिलाएँ थीं, जो उस रेवोल्यूशन का अहम हिस्सा थीं, उनको बाँध दिया हिजाब के अंदर, चादर के हुँ, अंदर। हुँ, तो अब उसका ये काउंटर हो रहा है, तो ये जो यहाँ पर प्रोग्रेशन होता है, मैंने देखा है बहुत सारी कंट्रीज़ को देख रहा हूँ मैं, इस्लामिक कंट्रीज़ को, प्रोग्रेशन होता है और उसके बाद फिर रिग्रेशन होता है। अब आप पाकिस्तान का ही एग्ज़ाम्पल ले लें कि पाकिस्तान में आपको मेरे ख़्याल से अगर आप 50 साल पहले लोगों को पूछें, तो आपको बाज़ारों में इस तरह का कोई हिजाब और चादर या बुर्क़े वग़ैरह जो थे, वो नहीं मिलते थे। हुँ, 50 साल पहले, जैसा लोग बताते हैं कि साहब जी। लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में तो बड़ा खुला माहौल था। पर धीरे-धीरे आपके मुल्ला मिलिट्री की जो साठ-गांठ हुई, उसमें मिलिट्री ने कहा कि भई ठीक है, हमारा तुम सपोर्ट करो और तुम जो है वो अपने कानून इनके ऊपर ला दो। यही काम सऊदी अरब में हुआ आपने देखा, 79 हुँ, में जब उनके यहाँ वो हुआ तो उसके बाद से उन्होंने जो सख्ती की, वो मुल्ला मौलानाओं को वो करके अपीज़ करने के लिए। तो ये जो मुल्ला मौलाना का अपीज़मेंट है, ये जो रूलिंग क्लासेस हैं, ये टाइम-टाइम पे करते रहते हैं और इसलिए जो सोशल स्टेटस है, वो कुछ इम्प्रूव होता है, वापस वहीं चला जाता है। अफ़गानिस्तान को ही देख लीजिए, अफ़गानिस्तान को ये आपके 60s और 70s में अफ़गानिस्तान क्या था, कितना खुला माहौल था, आज क्या है? तो ये चूँकि रिलिजन का होल्ड इतना ज़्यादा है इस्लामिक कंट्रीज़ में आज भी। देखिए, ऐसा ही लगभग जो था वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ में भी था। लेकिन 4-500 साल पहले उनके यहाँ एनलाइटनमेंट आया, उनके यहाँ रैशनल थिंकिंग शुरू हुई, तो ये जो होल्ड है वो कम होते-होते आजकल तो इतना हो गया है कि आपने देखा होगा कि यूके का जो अभी लेटेस्ट तो 2021 का सेंसस आया है, उसमें 37% तो ये कह रहे हैं कि साहब कि नो रिलिजन हुँ, और उ उसके कारण जो क्रिश्चियंस का नंबर है वो 46% हो गया। यानी क्रिश्चियंस इन यूके एंड वेल्स, यूके क्या मतलब इंग्लैंड एंड वेल्स, वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो गए। हुँ। तो इतना इस एनलाइटनमेंट की वजह से ये स्थिति बनी है। ये एनलाइटनमेंट मुझे किसी भी इस्लामिक कंट्री में आज की डेट में तो नहीं दिखाई पड़ता। टर्की में हुआ था लेकिन वो वापस रिग्रेस करके वहीं आ गया। अब वो जो एर्दोगान है, वो तो कुछ दिनों में इसको वहीं वो आपके खिलाफत उस्मानिया के टाइम वाले में ले जाना चाहता है और मुल्लाओं के साथ उसने पैक्ट कर लिया है, लिंक अप हो गया है और वो फिर उसको वहीं ले जाना चाह रहा है। तो मुझे तो एक भी कंट्री नहीं दिखती, सिंगल कंट्री जो पूरी तरह से इस्लामिक है, जिसमें किसी भी तरह की कोई फंक्शनल डेमोक्रेसी बच रही हो या कभी हो तो ख़त्म ना हो गई हो। एक ट्यूनीशिया हुआ करती थी, वहाँ भी उन्होंने वही सारा काम आरंभ कर दिया जो पहले था। जो आपके वो बीच में जो वो कलर रिवॉल्यूशंस हुए थे या हुँ। जिसको आप अरब स्प्रिंग्स बोलते हैं, वो अरब स्प्रिंग्स क्या थे? वो सारा का सारा मुल्ला मौलानाओं का खेल था। और उसको सपोर्ट थी अमेरिका की। तो ये बहुत कहना मुश्किल है कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई इंस्टेंस एक भी है नहीं। टर्की थी, वो भी रिग्रेस कर गई। तो सर सऊदी अरब भी तो बदल रहा है, पहले वहाँ पे जो है ड्राइविंग नहीं कर सकती थी फीमेल्स, इस तरह से उन्होंने हिजाब का भी उन्होंने कह दिया कि जी मर्ज़ी है, अगर कोई लेना चाहे ले। वो अबाया सा पहनते थे, वो एक गाउन सा, उसके ऊपर से भी पाबंदी हटा दी है और सऊदी अरब ने तो ये भी कहा है कि जी 5 साल में हम तो यूरोप बना देंगे और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि सऊदी अरब से ज़्यादा कट्टर कौन होगा? लेकिन अब ये कि सऊदी ये अरब आप बदल रहा है। आपकी बात सही है ये लेकिन ये जो है जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं स्ट्रॉज़ इन द विंड है अभी। हुँ, अब इस ये स्टेबलाइज़ हो जाएँ और 10-20 साल चल जाएँ, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्टेबलाइज़ हो जाएँगे। लेकिन क्योंकि ये जो सऊदी अरब का जो मौलाना क्लास है, आपने देखा होगा कि वो जो 79 वाला जो आपका अ,
मक्का की सीज हुई थी, जो कब्जा कर लिया था आपके मक्का में, तो वो इन मुल्ला मौलानाओं का ही एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं कि रिएक्शन था। उनको लग रहा था कि भाई ये जो हमारा शेख है वो नॉट इस्लामिक इनफ। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब कि अगर एमबीएस जो है एक पॉइंट के बियॉन्ड गया तो उसके खिलाफ भी इसी तरह का हो जाएगा। तो अब मुझे मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए, कम से कम 2-4 साल तो देखना चाहिए। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है वो वेलकम चेंज है। उन्होंने तबलीगी जमात पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने हदीसों को भी कहा है कि भाई ये हदीसें जो हैं वो उनको ऑथेंटिक नहीं हाँ, माना जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल। 200-250 साल बाद आई हैं। ये सब बातें हाँ। जो हैं दीज आर वेलकम, बट आई होप कि एमबीएस जो है वो सरवाइव कर जाएगा इसको। अगर वो सरवाइव कर जाएगा तो सऊदी अरब में जो चेंज होता है वो मुझे लगता है कि कई जगहों पर उसका असर पड़ेगा। खास तौर पे पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान तो हर चीज़ सऊदी अरब को देखकर करता है, तो शायद उसका असर पड़े। लेकिन सर अरे चाइना आप ये कह रही हैं, हमारे यहाँ तो आपके मौलाना साजिद रशीदी ने तो एमबीएस को ही गैर मुस्लिम करार कर दिया। सर वो तो ख़ैर आदत है, वो तो हर एक को बाहर निकाल देते हैं। वो एक यहाँ पे कुछ टाइम पहले कार्टून सा बना हुआ था न्यूज़पेपर में, उस वक़्त इजाज़त थी शायद, तो आ गया था कि मौलाना साहब कोई अंदर खड़े हुए हैं और उन्होंने एक पूरा राउंड सा बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि सबको इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल दिया उन्होंने, खुद अकेले खड़े हुए हैं। तो वो तो इनका बस चले तो ये सबको बाहर निकाल दें। लेकिन फिर भी मुझे तो थोड़ी बहुत होप लगती है सर कि कुछ बेहतरी आ रही है, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं, लोग जो हैं वो उन चीज़ों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मना है। सर चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी सऊदी अरब गए थे। वो तो अच्छा, वो उनको कलमा नहीं पढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन ये कि वो वहाँ पे गए हैं बातचीत के लिए। तो सर क्या कहेंगे आप कि चाइना और सऊदी अरब की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, या आपको लग रहा है कि सिर्फ़ ये एक बिज़नेस टॉक तक ही रहेगा? देखिए, चाइना तो सबसे पहले से सबसे बड़ा, अगर कोई इस वक्त बिजनेस वाला मुल्क है तो वो चाइना है। हुँ, वो कभी भी कहीं पे भी किसी को भी ग्रांट नहीं देता है। आप देखिए, आपके यहाँ भी जो सीपेक सारा का सारा बनाया तो उसने अपने जो बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स थे, उनसे लोन दिलवाया। उसने ऐसी कोई विंडो नहीं बनाई जिसमें से एक कोई ग्रांट दी जाए। जैसे इंडिया भी बहुत सारे दूसरे देशों को जो मदद करता है तो उसमें ग्रांट्स भी देता है। बांग्लादेश का हुँ, एग्जांपल ले लीजिए या हुँ, श्रीलंका का एग्जांपल ले लीजिए। कई सारे ग्रांट्स ग्रांट्स मतलब होता है कि आपको हुँ। वापस नहीं करना है, वो वाला ग्रांट। बिल्कुल। और लेकिन चाइना जो है वो किसी को ना ग्रांट देता है, ना हुँ, कंसेशनल लोन देता है। देखिए, हुँ, इंटरनेशनल लोन्स जितने भी होते हैं वो कंसेशनल रेट पे होते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स आते हैं वो हुँ, मैक्सिमम 1.5% तो मैक्सिमम होता है। वो ज़्यादातर जो है वो 1% से भी कम पे ही होते हैं। ये आपके वर्ल्ड बैंक के लोन्स होते हैं या आईएमएफ का जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो इसी तरह का होता है। लेकिन चाइना के जो लोन्स आते हैं वो 4%, 4.5%, 6-6% तक के लोन हुँ, पाकिस्तान ने ले रखे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ को कितनों को इस तरह के 4-4%, 6-6% के लोन देके उन्होंने हुँ। उनको डेट ट्रैप में डाल दिया। तो बिल्कुल। चाइना तो पूरी तरह से एक, यदि आप याद करें कॉलोनियल हिस्ट्री और जिसको हम बोलते हैं मर्केंटिलिस्ट हुँ, मूवमेंट जो था इन कॉलोनियलिस्ट्स का, तो ये पूरी तरह से एक मर्केंटिलिस्ट मेथड है, जिस मेथड से वेस्टर्न कंट्रीज ने दूसरी जो है एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था, वो वाला मेथड चाइना इस्तेमाल कर रहा है आज भी। तो चाइना तो देखिए जहां भी जाएगा सबसे नंबर वन वो उसकी बिजनेस। हुँ, तो बिल्कुल। वो बिजनेस के लिए ही सऊदी अरब गए थे और वो बिजनेस टॉक्स ही उनकी हुई हैं। और वो जो बिजनेस टॉक्स हैं वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एमबीएस जो है वो यूएस अम्ब्रेला से बाहर निकलना चाहता है, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। और उसके लिए ये यही लोग जिम्मेदार हैं जो इन्होंने वो खाशोगी को लेके जो तमाशेबाजी की और उसको लेके वो पर्सनली उसको एक तरह से इंसल्ट किया एमबीएस को, और वो भी एक रीज़न है। और दूसरा, ही इज़ नो लॉन्गर विलिंग टू प्ले
I should say, a subservient role or a servile role to the United States. ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए एक तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स को मैसेज भी था सऊदी अरब की तरफ से कि भाई ज़्यादा हमको तंग मत करो, नहीं तो हमारे पास चाइना भी है, इंडिया भी है। आप जानते हैं इंडिया से कितने अच्छे रिश्ते हैं सऊदी जी, अरब के। लेकिन तो सर साथ चाइना ही और सऊदी इंडिया अरब को ने भी जी, जी, सर सऊदी अरब ने चाइना के प्रेसिडेंट से जो चाइनीज मुस्लिम्स के ऊपर हो रहा है, जिसपे आप लोग हमें बहुत ताने मारा करते हैं कि हम लोग नहीं बोलते, उस पे सऊदी अरब ने भी एक वर्ड नहीं बोला है उइगर वो मुस्लिम्स तो को नहीं लेकर। बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो तो वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो तो जो है वो जो लोग जहाँ पर मुस्लिम्स को पूरी आज़ादी है, जैसे भारत है, वो उसको लेके खतर जैसी कंट्रीज बोल सकती हैं। सऊदी अरब तो भारत को भी नहीं कहता कभी, भारत से कभी सऊदी अरब ने नहीं कहा कि यहाँ तो फुल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, और यहाँ का तो सर मीडिया भी जो पैसा है है वो सऊदी पूरा। अरब के पास, और पाकिस्तान तो फिर कर्जे में फंसा हुआ है चाइना के साथ। सऊदी अरब के पास तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको तो बात करनी चाहिए थी अगर ऐसा ही है तो। अबे बिजनेस वाली बात है, अगर वो अमेरिका से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो चाइना को क्यों कुछ कहेंगे। आपने सही। देखिए ओआईसी ने ही नहीं कहा था, आप खाली सऊदी अरब की क्यों बात करते हैं। जब ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम्म, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही हुई थी, उसमें भी एक शब्द नहीं कहा गया, एक शब्द नहीं कहा गया चाइना चाइना को कि आप हम्म, जो है उइगर मुस्लिम्स के साथ में जो कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। तो सर उस मुकाबले में पाकिस्तान तो काफी एक छोटी कंट्री है, और जाहिर है कर्जों की वजह से कमजोर भी। तो सर हमें ताने मारना बंद कर दीजिए। मैं असल में बस ये कहना चाह रही थी कि आप नहीं नहीं, लोग जो आप हमें छोटे बार कैसे, बार। आप छोटे कैसे हैं, यू आर द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एटम बम भी है पॉपुलेशन। सर, एटम बम भी है हमारे पास। एटम बॉम्ब न्यूक्लियर वाले हैं आप। आपके जो है वो 25 करोड़ की आबादी है, सोचिए आप। लेकिन सर इकोनॉमी 25 तो करोड़ क्या होती इकोनॉमी है। देखी जाती है सर, पैसा देखा जाता है। पैसा तो नहीं है ना हमारे पास, जिस चाइना, तरह से सऊदी अरब इंडिया, या ओआईसी की दूसरी कंट्रीज के पास है। अगर इतनी मजबूत इकोनॉमी वाली कंट्रीज चाइना को कुछ नहीं कह रही, तो उस मुकाबले में पाकिस्तान बहुत कमजोर है, इसलिए अरे नहीं साहब सोचा था। आप जंगजू कौम हैं, आप कहाँ जो है वो मुकाबला करते हैं। ये इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होती है। वो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम तो जो है वो पेड़ों के पत्ते खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर घास बॉम्ब खाएंगे बनाएंगे। सर उन्होंने। तो सर खा रहे ना घास, अब और क्या चाहते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।